राजा विक्रम एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। तभी एक दासी भागती हुई आई और बोली, बधाई हो महाराज, महारानी रुक्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। हाँ? अरे अरे, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अरे वाह 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 वाह, आज तो सिर्फ महल में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। राजा विक्रम ने अपने गले से भारी सोने की माला निकाली और दासी को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा इनाम। अब हम तुरंत महारानी से मिलने के लिए महल के भीतर जाते हैं। हाँ। राजा विक्रम तेज कदमों से महल की ओर बढ़ गया। महल के अंदर जाते ही राजा विक्रम की मुलाकात मंत्री जगन्नाथ से हुई, जो प्रसन्न मुद्रा में था। महाराज महाराज महाराज, अरे मैं तो अभी अभी आपके पास ही आ रहा था। महाराज, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता था। हाँ, हमें पता है। हमारी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब हम पिता बन चुके हैं और हमारी रानी माता बन चुकी है। ओह, मैं चाहता था कि यह खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको दूं, पर कोई बात नहीं, एक दासी मुझसे पहले बाजी मार ले गई। हाँ। राजा विक्रम जोर से हंसने लगा और दोनों महारानी के कक्ष की ओर बढ़ गए। रानी रुक्मणी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी गोद में एक नवजात शिशु था। उनकी आंखों में मातृत्व की चमक थी। राजा विक्रम पास आया और स्नेह से अपने पुत्र को देखने लगा। देखिए ना, इसके नैननक्श बिल्कुल आप पर गए हैं। राजा विक्रम ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गर्व से कहा, हाँ। अति सुंदर, अद्भुत। ये बड़ा होकर वीरों का वीर बनेगा और सबसे सुंदर तो मेरा ही पुत्र है। फिर वो मंत्री जगन्नाथ की ओर मुड़ा। मंत्री जी, आज शाम तक पूरा महल फूलों से सजाया जाए। पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि कल से एक हफ्ते तक प्रजा को शाही भोज दिया जाएगा। अरे किसानों को बता दो कि इस साल का कर माफ कर दिया गया है। और सबसे अहम बात, पूरे राज्य को बताओ कि उनका भविष्य का राजा जन्म ले चुका है। हाँ। मंत्री जगन्नाथ सिर झुकाकर खुशी से बाहर निकल गया। रुक्मणी ने राजा विक्रम की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना सब करने से पहले क्या अपने पुत्र का नाम नहीं रखोगे? हाँ, ये एक न्याय प्रिय राजा बनेगा। इसका नाम होगा आदित्य। हाँ। महल पूरा फूलों से सज चुका था। चारों ओर जश्न का माहौल था। राजा विक्रम अपने महल के प्रांगण में टहल रहा था कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज की जय हो, एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। आज तो जश्न की रात है, बुलाओ उन्हें, देखता हूँ कि कौन है, बुलाओ। कुछ देर बाद एक साधु महल के आंगन में पहुँचा। उसकी आंखों में क्रोध था। वो राजा विक्रम को घूर रहा था। हैं? साधु महाराज, आप मुझे इस तरह क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? हाँ तो सुनो, जिस पुत्र के जन्म की तुम इतनी खुशियां मना रहे हो ना, जब वही जवान होगा तो तुम्हारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बकवास मत करो साधु। अगर आज जश्न की रात न होती ना तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई ऐसा कार्य हो।
जिस पर मुझे बाद में पछताना पड़े, समझ गए? राजन, तुमने एक अत्याचार किया है और ये तुम भी जानते हो। तुम किसकी बात कर रहे हो साधु? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके आगे एक शब्द मत बोलना साधु। हमने जो किया वो न्याय था, न्याय। अच्छा, तो तुम उसे न्याय कहते हो? बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि उस 1 वर्षीय बच्ची की क्या गलती थी? बताओ। वो बच्ची भी उसी की तरह थी। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं उस घटना को भूल चुका हूँ। तुमने जो किया वो न्याय नहीं था, वो अत्याचार था, अत्याचार। अरे राजन, जिस पुत्र की तुम खुशियां मना रहे हो ना, वो तुम्हारा पुत्र शापित है, शापित। जब वो बालक जवान होगा तब तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। जा रहे हैं हम। इतना कहकर साधु क्रोधित होता हुआ महल से बाहर चला गया। राजा विक्रम कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने साधु की बातों को अपने मन से झटक दिया। 20 वर्ष बाद राजा विक्रम का दरबार। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी एक गुप्तचर दरबार में आ पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, आपके पुत्र राजकुमार आदित्य इन दिनों अपना अधिकतर समय संगमगढ़ के सुंदर वन तालाब के किनारे बिता रहे हैं। संगमगढ़? वहाँ तो राजा भैरव का शासन है। जी महाराज, और सभी जानते हैं कि राजा भैरव आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनकी सेना आपकी सेना से 20 गुना अधिक विशाल है और उनका राज्य आपके राज्य से अधिक विस्तृत है। मंत्री जगन्नाथ, जो ये वार्तालाप सुन रहा था, गुप्तचर से बोला, परंतु राजकुमार आदित्य वहाँ क्या करने जाते हैं? राजकुमार आदित्य अब जवान हो चुके हैं महाराज, और उन्हें राजा भैरव की इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा से प्रेम हो गया है। वो दोनों सुंदर वन तालाब के किनारे मिलते हैं और घंटों बातें करते हैं। ये सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ओ, तो ये बात है। हाँ, हम सोच रहे थे कि कहीं राजकुमार अपना समय किसी अनुचित कार्य में तो ना व्यर्थ कर रहे हो। परंतु अब हम निश्चिंत हैं। हाँ। राजा विक्रम ने गुप्तचर को जाने का संकेत दे दिया। महाराज, महाराज, यह तो अत्यंत शुभ समाचार है। यदि राजकुमार आदित्य का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से हो गया तो आपका राज्य और भी विशाल हो जाएगा। हाँ। तुम सही कह रहे हो मंत्री। संगमगढ़ की गद्दी पर न जाने कितने राजाओं की नजर है, और राजकुमारी चंद्रलेखा पर भी न जाने कितने राजकुमारों की दृष्टि होगी महाराज। ये भी तो सोचिए। परंतु बाजी तो मेरा बेटा मार ले गया। सुंदरवन तालाब के किनारे इधर दूसरी ओर राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रलेखा मुस्कुरा रही थी। आखिर हम दोनों कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे राजकुमार? हाँ, तुम मेरे पिता को नहीं जानती चंद्रलेखा। अब तक उन्होंने मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मिलने की सूचना उन्हें मिल चुकी होगी। तो फिर तुम कब तक इंतजार करोगे? अब जिस दिन मेरे पिता मुझसे इस बारे में पूछेंगे, बस उसी दिन मैं उन्हें सच बता दूंगा और उसके बाद हम विवाह करेंगे। राजकुमारी चंद्रलेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम सच में बहुत चतुर हो। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य महल लौट आया।
राजा विक्रम अपने कक्ष में था। जैसे ही राजकुमार आदित्य अंदर आया, राजा विक्रम मुस्कुराने लगा। आजकल हम देख रहे हैं बेटे कि तुम अपना अधिकतर समय महल से बाहर बिता रहे हो। अब हमें भी बताओ, तुम ये संगमगढ़ क्या करने जाते हो? बताओ बताओ। हाँ? राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए निडरता से पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, जब आप संगमगढ़ के बारे में सब जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बाकी बातें भी जानते ही होंगे। फिर भी यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं राजा भैरवी की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा से प्रेम करता हूं और राजकुमारी चंद्रलेखा भी मुझे बहुत पसंद करती हैं, मुझसे प्रेम करती हैं। पिताजी, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे मुंह से यही बात तो सुनना चाहता था पुत्र। हाँ। चलो अब तुम आराम करो, कल मैं स्वयं राजा भैरव से इस विषय में वार्तालाप करूंगा। निश्चिंत रहो, है ना? चलो आराम करो, आराम करो। हाँ। अगले दिन राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर संगमगढ़ पहुंच गया। राजा भैरव अपने दरबार में था। राजा विक्रम को आते देख वो चौंक गया। ओ हो, राजा विक्रम! आपके महल से हमारे महल तक आपकी यात्रा अवश्य ही किसी विशेष कारण से होगी, बताइए। निश्चय ही भैरव, निश्चय ही। देखिए, हम आपकी पुत्री चंद्रलेखा का हाथ अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के लिए मांगने आए हैं। राजा भैरव चौंक उठा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, राजा विक्रम आगे बढ़कर बोला, चिंता मत करो भैरव, चंद्रलेखा और आदित्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो विवाह करें। राजा भैरव ने सैनिक को संकेत दिया। कुछ ही देर में चंद्रलेखा दरबार में आ गई। चंद्रलेखा, क्या ये सत्य है? हाँ पिताजी। राजा भैरव गंभीर हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जब मेरी पुत्री स्वयं तैयार है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? राजा विक्रम के होठों पर संतोष की मुस्कान आ गई। 2 दिनों के बाद हम अपनी पुत्री और सैनिकों के साथ तुम्हारे महल में आएंगे और वहीं पर राजकुमार आदित्य और चंद्रलेखा की सगाई संपन्न होगी। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। महल फूलों से सजा हुआ था। पूरा दरबार रोशनी और रौनक से भरा हुआ था। राजकुमार आदित्य बेसब्री से राजा भैरव और राजकुमारी चंद्रलेखा के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में राजा भैरव अपने सैनिकों और राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ महल में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम, सगाई की तैयारियां पूरी हो गई हैं ना? स्वागत है, आइए आइए। बिल्कुल राजा भैरव, हम इस शुभ क्षण की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए 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 आइए। आदित्य मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए चंद्रलेखा के पास पहुंच गया। राजकुमार आदित्य, अंगूठी राजकुमारी चंद्रलेखा को पहना दो। हाँ। राजकुमार आदित्य ने धीरे धीरे चंद्रलेखा का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। अचानक एक चमकदार रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। एक जोरदार धमाके के साथ चंद्रलेखा रंग बिरंगे पत्थर में परिवर्तित हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, अरे ये क्या हो गया? पिताजी, राजकुमारी, ये क्या हो गया? राजा भैरव की आंखों में क्रोध और दुख एक साथ उभर आया।
वो गुस्से में राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, धोखा 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 धोखा! तूने मेरे साथ विश्वासघात किया राजा विक्रम। तूने मेरी पुत्री को पत्थर का बना दिया। हाँ? अब भैरव भैरव आप शांत हो जाइए। देखिए, आप हम पर विश्वास करिए। हमें स्वयं नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे हुआ। हम खुद परेशान हैं ये देखकर, हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। झूठ! तुमने जानबूझकर मेरी बेटी के साथ ये छल किया। सेनापति, राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और उनके पुत्र आदित्य को बंदी बना लो इसी वक्त। सैनिक तुरंत आगे बढ़ गए। ये सरासर अन्याय है। अरे मैं स्वयं हैरान हूं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और आप हम पर दोष लगा रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो आदित्य। जब तक मेरी पुत्री अपने वास्तविक रूप में नहीं लौटती, तुम्हारा परिवार मेरे कारागार में रहेगा। और यदि वो वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे माता पिता को मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ। तभी मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य के नजदीक आकर आहिस्ता से बोला, राजकुमार, मुझे कुछ याद आ रहा है। वर्षों पहले एक साधु महाराज आपके पिताजी यानी कि राजा विक्रम से मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका पुत्र शापित होगा। हाँ। साधु? कौन था वो साधु? मुझे नहीं पता राजकुमार, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो साधु घने जंगल में लाल तालाब के पास तपस्या करता है। हाँ। ठीक है, तो मुझे उसी साधु से मिलना होगा। राजकुमार आदित्य उसी समय तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर लाल तालाब की ओर निकल पड़ा। जंगल में एक रहस्यमयी शांति थी। लाल तालाब के किनारे एक साधु ध्यान में बैठा हुआ था। राजकुमार आदित्य तेजी से घोड़े से उतरकर उसके पास आ पहुंचा। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचा, साधु अचानक अपनी आंखें खोलते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुम राजा विक्रम के पुत्र हो। तुम्हारे शरीर से श्राप की गंध आ रही है। हाँ? अब आप मुझे जानते हैं? ओ, क्या आप वही साधु हैं जो वर्षों पहले मेरे पिता से मिलने आए थे? हाँ, और अब तुम्हारे श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। क्यों, है ना? राजकुमार आदित्य साधु को सारी घटना बताने लगा। हाँ, तुम्हारे श्राप को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें अपने पिता के अतीत का सच जानना होगा। जब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि राजा विक्रम ने क्या गलती की थी, तुम्हारा श्राप समाप्त नहीं होगा। लेकिन साधु महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है। राजा भैरव ने मेरे माता पिता को बंदी बना लिया है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हें घने जंगल कनिष्क के भीतर जाना होगा। लेकिन साधु महाराज, वहां तो जो भी मनुष्य गया है वो कभी लौट कर आया ही नहीं। सच कहा, क्योंकि वहां डायनों की नगरी बसी हुई है। डायनों की नगरी? मैंने तो इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना। डायने दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। कुछ डायने इंसानों को मार कर खा जाती हैं और कुछ इंसानों से प्रेम कर बैठती हैं और उनके साथ जीवन भर साथ रहती है और साथ निभाती हैं। अब तुम्हें वहां कौन मिलेगी, ये तो तुम्हारी किस्मत ही बताएगी। राजकुमार आदित्य ने बिना देरी किए घोड़े पर सवार हो गया। वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ चला। राजकुमार आदित्य गहरे जंगल में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर अजीब सी शांति थी। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गई थीं। थोड़ी दूर पर उसे एक धुंधली सी बस्ती दिखाई दी, जहां से धुआं उठ रहा था। वो घोड़े को तेजी से वहां की ओर बढ़ाने लगा।
लेकिन तभी घोड़ा अड़ गया और आगे जाने से इनकार कर दिया। राजकुमार आदित्य ने घोड़े को संभालने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बिफर गया और वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। सिर पर गहरी चोट लगने से वो बेहोश हो गया। आंखें जब खुली, उसने देखा कि वो एक झोपड़ी के भीतर पड़ा था। उसके माथे पर जड़ी बूटियों का लेप लगा था और एक सुंदर युवती उसकी देखभाल कर रही थी। तुम कौन हो? मेरा नाम सुकन्या है। मैंने तुम्हें हमारे नगर की सीमा पर बेहोश पड़ा पाया। तुम्हारा घोड़ा शायद बिदक गया था, पर तुम यहाँ क्यों आए हो मनुष्य? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये स्थान तुम्हारे लिए निषिद्ध है? यहाँ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं लौटता। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो सुकन्या को पूरी घटना बताने लगा। इसका मतलब है कि तुम्हें हमारी रानी से मिलना होगा। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। सुकन्या ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी से बाहर ले गई। दोनों घने जंगल के बीच स्थित एक विशाल महल की ओर बढ़ गए। राजकुमार आदित्य और सुकन्या महल में पहुंच गए। महल अत्यंत भव्य था, लेकिन उसकी बनावट रहस्यमयी थी। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी स्त्री सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अद्भुत तरीके से चमक रही थीं और उसके चारों ओर कई अन्य महिलाएं खड़ी थीं। सिंहासन पर बैठी स्त्री ने जैसे ही राजकुमार आदित्य को देखा, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। सुकन्या, ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है? तुमने अभी तक मनुष्यों से प्रेम करना बंद नहीं किया? महारानी, कृपया पहले इसकी बात तो सुनिए। राजकुमार आदित्य ने आगे बढ़कर विनम्रता से सिर झुकाया और पूरी घटना कह सुनाई। जैसे ही रानी ने सुना कि वो केशव नगर के राजा विक्रम का पुत्र है, उसकी आंखों में क्रोध और नफरत छलकने लगी। ओह, तो तुम राजा विक्रम के पुत्र हो? हाँ महारानी, मैं राजा विक्रम का पुत्र हूँ। धोखेबाज राजा को यही सजा मिलनी चाहिए थी, और क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, तुम्हें भी उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जब भी तुम किसी स्त्री से प्रेम करोगे और उसे स्पर्श करोगे, वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिरकार मेरे पिता की गलती क्या थी? सुनना चाहते हो तो सुनो। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल में खड़ा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। हमें लौट जाना चाहिए। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि आगे कनिष्क का जंगल है, जहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। अरे बकवास बंद करो। एक तो शिकार नहीं मिला और ऊपर से मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, और तुम हो कि मुझे बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलो, कोई तालाब ढूंढा जाए, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। चलो। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे और सिर झुका लिया। मैं अकेले ही तालाब तलाश करूंगा। महाराज, आप अकेले मत जाइए। ये जंगल अनजान और खतरनाक है। हमारी बात मानिए। मैंने कहा ना, बकवास बंद करो और लौट जाओ। हम राजा हैं, राजा। अगर हम ही डर जाएंगे तो हमारे राजा होने का क्या मतलब है? जाओ, हम जा रहे हैं। इतना कहकर राजा विक्रम ने अपने घोड़े की लगाम खींची और तेजी से आगे बढ़ गए। जंगल के अंधेरे में उनकी परछाई घोड़े के साथ गुम हो गई। कुछ ही पलों बाद अचानक घोड़ा बिखर गया और बुरी तरह हिनहिनाने लगा। राजा विक्रम का संतुलन बिगड़ा और वो जोर से नीचे गिरा। सिर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजा विक्रम की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक सुंदर झोपड़ी के भीतर पड़ा हुआ था। हल्की पीली रोशनी में एक सुंदर स्त्री पास बैठी हुई थी। वो हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रही थी।
अच्छा हुआ आपको होश आ गया। ये कौन सी जगह है? ये कनिष्ठ जंगल है। ओ, तो ये वही जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कोई जीवित नहीं जाता। लेकिन आप जरूर वापस जाएंगे। राजा विक्रम मंत्र मुग्ध होकर उसे देखने लगे। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन घाव की वजह से गिर पड़ा। अभी उठिए मत। घोड़े से गिरने के कारण आपका शरीर कमजोर हो गया है। आपको ठीक होने में समय लगेगा। राजा विक्रम वापस लेट गया। उसकी निगाहें फिर उस स्त्री के चेहरे पर टिक गईं। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रावती। समय बीतने लगा और राजा विक्रम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अब वो झोपड़ी के बाहर टहलने लगा था। इस बीच वो और चंद्रावती एक दूसरे के करीब आ गए। एक शाम राजा विक्रम ने चंद्रावती की आंखों में झांका। उनके मन में प्रेम की लहर दौड़ पड़ी। हाँ, अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन हमारा मन महल लौटने का नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं। चंद्रवती, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। आप मेरी सच्चाई नहीं जानते राजन। मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो और हम तुमसे प्रेम करते हैं। बस हमारे विवाह के लिए इतना काफी है। इतना कहकर राजा विक्रम ने चंद्रावती की मांग में सिंदूर भर दिया। चंद्रावती ने अपनी नजरें नीची करके राजा विक्रम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन बाद चंद्रावती गर्भवती हो गई। चंद्रावती को गर्भवती होते देखकर राजा विक्रम चंद्रावती से बोला, हाँ चंद्रवती, अब तुम्हें जंगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल हम महल के लिए प्रस्थान करेंगे। चंद्रावती मुस्कुराने लगी, मगर उसी रात अचानक राजा विक्रम की आंख खुल गई। उसने देखा कि चंद्रावती दर्द से बिलख रही थी। कुछ ही देर में चंद्रावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये देखकर राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। हाँ? अरे ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अभी कुछ दिन पहले ही तुम गर्भवती हुई थी और इतनी जल्दी संतान कैसे हो सकती है? संतान को होने में 9 मास का पूरा समय लगता है और आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे? चंद्रावती रहस्यमयी अंदाज में राजा विक्रम से बोली, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी सच्चाई नहीं जानते। मैं मनुष्य नहीं, एक डायन हूँ। डरिए नहीं। डायने 2 प्रकार की होती हैं, एक अच्छी डायन और एक बुरी डायन। मैं एक अच्छी डायन हूँ। यहाँ पास में ही हमारी डायनों की ही नगरी बसी हुई है। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपनी तलवार निकालते हुए बोला, अरे डायने डायने होती हैं और कुछ नहीं। तुमने हमसे छल किया। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाल ली और क्रोध में भरकर चंद्रावती पर वार कर दिया। चंद्रावती, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। भी चंद्रावती की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और राजा विक्रम की तलवार दूर जाकर गिर पड़ी। चंद्रावती क्रोधित होती हुई बोली, तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा राजन। लेकिन याद रखना, मेरा श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। अगर तुमने कभी दूसरा विवाह किया तो तुम्हारी संतान श्रापित होगी। इतना बोलकर चंद्रावती का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। राजा विक्रम वहां से तेजी से निकल गया। राजकुमार आदित्य ये पूरी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गया। सिंहासन पर बैठी डायनों की रानी गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारे पिता ने मेरी जाति की उस स्त्री की हत्या कर दी जिसने उनसे प्रेम किया था। जानते हो,
तुम्हारे बगल में खड़ी ये लड़की कौन है? ये सुकन्या है, वही कन्या। इसे तुम्हारे पिता ने मारने की कोशिश की थी। ये वही कन्या है जो राजा विक्रम की पुत्री है, तुम्हारी सौतेली बहन। आदित्य को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। उसकी आंखें सुकन्या पर टिक गईं। महारानी, 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 मैं अपने पिता के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह अपराध अक्षम्य है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सुकन्या मेरी बहन है। मैं इसे अपने महल लेकर जाऊंगा और एक भाई होने का पूरा कर्तव्य निभाऊंगा। भले ही मेरे पिता इसे अपनी पुत्री माने या ना माने, लेकिन मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ। तभी रानी की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी जो आदित्य के शरीर पर पड़ने लगी। अचानक आदित्य के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और कुछ क्षणों में वो धुआं गायब हो गया। अब जब तुम चंद्रलेखा को स्पर्श करोगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। तुम श्राप मुक्त हो चुके हो। तुम अपने पिता की तरह नहीं हो। अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारे साथ सुकन्या जाना चाहे तो वो भी जा सकती है, क्योंकि सुकन्या के रक्त में डायन और मनुष्य दोनों का रक्त बह रहा है। राजकुमार आदित्य सुकन्या का हाथ पकड़कर महल की ओर बढ़ चला। कुछ घंटों बाद राजकुमार आदित्य सुकन्या को लेकर अपने महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने चंद्रलेखा को स्पर्श किया, चंद्रलेखा अपने असली रूप में आ गई। ये देखकर भैरव प्रसन्न हो गया। हाँ। सेनापति, राजा विक्रम और उसकी पत्नी को रिहा कर दो। जाओ। कुछ देर बाद राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी दरबार में आ पहुँचे। राजा विक्रम ने जैसे ही सुकन्या को देखा वो चौंक पड़ा। आदित्य, ये लड़की कौन है? पिताजी, ये आपकी ही पुत्री है, वही सुकन्या जिसे आपने मारने का प्रयास किया था। हालांकि आपने अपनी पहली पत्नी को तो मार ही दिया था। हाँ बेटा, मुझे बहुत देर से अपनी गलती का एहसास हुआ। आदित्य, मैं उस समय डर गया था। पिताजी, आपका अपराध अक्षम्य है, लेकिन आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, सुकन्या को अपनी पुत्री का दर्जा देकर। रानी रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। वो सुकन्या की ओर देखते हुए बोली, आज से तुम मेरी पुत्री हो सुकन्या। सुकन्या की आंखों में भी आंसू छलक आए। आदित्य, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? बस। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पिताजी, बस। कुछ ही दिनों में चंद्रलेखा और राजकुमार आदित्य का विवाह संपन्न हो गया। सुकन्या को राजकुमार आदित्य की बहन के रूप में महल में स्थान मिल गया।